सब हरमाग पहुंचते हैं। वेरोनिका और मिखाइल विदाई लेते हैं, मरिया सोने चली जाती है। जीहू और चोहोंग ही रह जाते हैं। चोहोंग टेम्पल जाकर हाई टियर टेम्पल नाइट बनने का निर्णय लेती है। जीहू सोचता है कि उसे भी अपनी स्किल्स पर ध्यान देना होगा। टेम्पल में गॉडेस उसे स्किल एवेल्युएशन देती है और कहती है कि रास्ता थॉर्नी होगा, लेकिन कम से कम शूज तो उसके पास हैं। जीहू अपने पेट की ग्रॉल सुनकर कुछ खाने का सोचता है। दूसरी तरफ मरिया दो घायल लोगों को देखती है। वे एग्नेस और लान हैं। मरिया सोचती है कि उनके साथ क्या हुआ। रात हो चुकी है। जीहू खाने की टेबल के पास बैठकर चोहोंग का इंतजार कर रहा होता है और सोचता है वो अब तक नहीं आई, क्या वो भी एडवांस नहीं कर पाई, कितनी कॉन्फिडेंट थी। फिर जीहू चोहोंग को याद करते हुए सोचता है क्या वो स्ट्रेस की वजह से शराब पी रही है। अचानक वो टेंशन में खड़ा हो जाता है और सोचता है मुझे जाकर देखना चाहिए, लेकिन फिर रिलैक्स होकर सोचता है छोड़ो, वो कोई बच्ची थोड़ी है। अपने कमरे की तरफ जाते हुए सोचता है चोहोंग से उलझने की हिम्मत वैसे भी कोई पागल ही करेगा, मैं तो बस सो जाता हूँ। यहीं पर सीन कट हो जाता है। सुबह हो चुकी होती है। जीहू अब तक सो रहा होता है। अचानक उठता है और कहता है मुझे नाश्ता चाहिए, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि चोहोंग अब तक लौटी ही नहीं है। फिर वो घर के बाहर आकर सोचता है पूरी रात बाहर रही, कुछ बताया भी नहीं, क्या उसे रूल्स की परवाह ही नहीं है, बस इसलिए क्योंकि डिलन यहाँ नहीं है। फिर वो पब में पहुंचता है। बारकीपर जीहू को बताता है वो आखिरी बार यहाँ तब आई थी जब मिस मरिया के साथ शराब पी रही थी। जीहू कहता है अच्छा ऐसा है क्या, मुझे यूजुअल ही दे दो। बारकीपर मन ही मन सोचता है क्या ये यहाँ किसी को ढूंढने नहीं आया था। फिर जीहू पब से बाहर निकलता है और सोचता है कहाँ गई वो, उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। कुछ खाते हुए वो सोचता है वो पास नहीं होती तब भी टेंशन देती रहती है, क्या मुझे मरिया के साथ लंच करना चाहिए। फिर जीहू लुशूरियस टेम्पल पहुंच जाता है। वो चुपचाप अंदर चलता जा रहा होता है। तभी उसे कुछ नजर आता है। सामने बहुत सारे लोग ब्लैक कपड़ों में खड़े हैं और उनके बीच मरिया भी खड़ी है। जीहू मरिया से पूछता है मरिया तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी एक लड़का जीहू से कहता है ये जगह अभी नजरबंदी में है, तुम कहीं और चले जाओ। जीहू कहता है क्या मतलब तुम्हारा। लेकिन तभी जीहू कुछ नोटिस करता है। सामने लॉर्ड खड़ा होता है। और गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा कि लॉर्ड कौन है। अगर किसी को याद नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इससे कहानी समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर लॉर्ड और जीहू हाथ मिलाते हैं। जीहू कहता है काफी समय हो गया मिले नहीं। लॉर्ड कहता है न्यूट्रल जोन के बाद से तुम्हें नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे कारनामों के बारे में सुना है। जीहू हल्की मुस्कान के साथ कहता है अरे ये तो कुछ भी नहीं था। फिर वो थोड़ा सीरियस होकर पूछता है ये सब हो क्या रहा है और मरिया यहाँ क्या कर रही है। मरिया कहती है फिर से माहौल शोरगुल वाला होने वाला है। इसके बाद वो जाने के लिए मुड़ती है और कहती है जो भी है तुम बड़े लोग संभाल लो। पीछे खड़े जीहू को समझ ही नहीं आता कि मरिया का असली मतलब क्या था। तभी अचानक पीछे वाले कमरे से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। जीहू चौंक कर सोचता है ये खून की गंध। थोड़ा घबराकर वो कमरे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी पीछे खड़ा एक लड़का उसे रोकते हुए कहता है रुको, हमें आदेश मिला है कि किसी को अंदर नहीं जाने देना है। लेकिन तभी लॉर्ड उस लड़के के कंधे पर हाथ रखकर इशारा करता है जाने दो। जीहू फौरन दरवाजा खोलता है। अंदर चोहोंग होती है। वो चौंक कर मुड़कर देखती है और कहती है अरे तुम यहाँ कैसे आ गए। वहीं पर चिंजिया भी मौजूद होती है। वो जीहू को देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहती है शेर का बच्चा अपनी माँ को ढूंढने आ गया है। जीहू की नजर अचानक एग्नेस पर पड़ती है। एग्नेस की हालत देखकर वो दंग रह जाता है। वो भागकर उसके पास जाता है और घबराकर उसका नाम पुकारता है एग्नेस। लेकिन तभी उसकी नजर एक और शख्स पर जाती है। लान की हालत देखकर वो चौंक कर बोल पड़ता है सर येन। और तभी पास खड़ा एक आदमी लान को सहारा देकर खड़ा करता है। लान जीहू से पूछता है तो क्या तुमने मिस्ट्री सॉल्व कर ली। लेकिन जीहू कोई जवाब नहीं देता, बस घबराकर पूछता है क्या हुआ था। फिर जीहू पास खड़ी सिंजिया को देखता है। सिंजिया आंखें बंद करती हैं और बताना शुरू करती है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि प्रिंसेस, सिंजिया, लान, डिलन और एक लाल बालों वाली लड़की एक जगह खड़े हैं। प्रिंसेस सबको कहती है यहाँ जो भी बातें होंगी उन्हें पूरी तरह गुप्त रखना। फिर प्रिंसेस आगे कहती है पैरासाइट्स ने टिगोल फोर्ट्रेस पर कब्जा कर लिया है। लाल बालों वाली लड़की हैरान होकर कहती है वो तो फेडरेशन से जुड़ने वाला अकेला रास्ता था। डिलन कहता है लेकिन जब केव फेरीज ने उनका साथ दिया था तब तो उन्हें और मजबूत होना चाहिए था। प्रिंसेस समझाते हुए कहती है हाँ, लेकिन जब पूरा हमला हुआ था तब वे किसी तरह टिके हुए थे। तभी एक नया खतरा सामने आया, ओगर्स प्रकट हो गए हैं। डिलन चौंक कर कहता है क्या ओगर्स तो खत्म नहीं हो गए थे। लान कहता है ये पैरासाइट्स के बनाए हुए म्यूटेंट ओगर्स हैं, लेकिन असली बात ओगर्स नहीं है। क्वीन की नजर तो इस पर है कि पैरासाइट्स अब मास प्रोडक्शन में म्यूटेंट ऑक्स बना रहे हैं। लाल बालों वाली लड़की पूछती है क्यों, सबको पता है कि ओगर्स ज्यादा ताकतवर होते हैं। लान जवाब देता है हाँ, लेकिन ऑर्क्स बनाना बहुत सस्ता पड़ता है, बड़ी संख्या में इन्हें बनाना आसान है, इसलिए पैरासाइट्स इन्हें पूरी आर्मी की तरह इस्तेमाल करेंगे। डिलन हैरानी से पूछता है मतलब पैरासाइट्स अब नई रेसेस पैदा कर सकते हैं। लान कहता है कुछ ऐसा ही समझ लो, फर्क यह है कि ये मॉन्स्टर्स पैदा करने वाले ना तो नेस्ट्स हैं और ना ही गोर्गन्स, बल्कि कैद किए गए इंसान। उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई है जहां कैदियों को जबरदस्ती प्रेग्नेंट करके मॉन्स्टर्स पैदा करवाए जाते हैं। लाल बालों वाली लड़की घबरा कर कहती है कैदियों से मतलब जिन्हें प्रेग्नेंट किया जा सकता है। वो चिंजिया उसे समझाती है समझ नहीं रही, हमारे जैसी औरतें, तुम या मैं। लाल बालों वाली लड़की हक्का बक्का होकर कहती है क्या वो लोग सच में इतनी गिरी हुई हरकत कर रहे हैं वहां। डिलन कहता है टिगोल फोर्ट्रेस पर कब्जा करने के बाद ये सब करना, अगर वो सीधे आगे बढ़ते तो फेडरेशन को कुचल सकते थे। सिंजिया कहती है इस तरफ भी एक नया फैक्टर सामने आया है,
और ये सब कार्पे डीएम की सुपर रुकी की वजह से हुआ है। डिलन कहता है, क्या तुम सियोल की बात कर रही हो? चिंजिया सिर हिलाकर कहती है, आर्डन फोर्ट्रेस पर कब्जा करने की बजाय उन्होंने एक गोरगोन खो दिया। वो हमें चींटी समझते थे जिन्हें कभी भी कुचल सकते हैं, लेकिन असल में हम जहरीले बिच्छू निकले। इसीलिए अब वो अपने म्यूटेंट ऑर्क्स हमारी तरफ भेज रहे हैं, जबकि उनकी मेन फोर्स फेडरेशन पर हमला करेगी। इससे पहले कि हम फेडरेशन के साथ मिल जाएं। डिलन पूछता है, मतलब वो हमें सही मायने में जल्द ही हमला करने वाले हैं? प्रिंसेस गंभीर आवाज में कहती है, बिल्कुल। सातों देश चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। हर किसी ने एक एक जगह चुनी है जिसे नष्ट करना है, और हमारी चुनी हुई जगह है हरामाग के उत्तर पूर्व में। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। सिंजिया गहरी सांस लेकर कहती है, खैर मिशन नाकाम रहा, बस ये दोनों ही जिंदा लौट पाए। जीहू जल्दी से पूछता है, तो फिर डिलन, ह्यूगो और प्रिंसेस टेरेसा? चिंजिया कहती है, पैरासाइट्स ने उन्हें जिंदा रखा है, उनके लिए वो अब भी काम के हैं। जीहू गुस्से और बेचैनी में आगे बढ़ता है, तो हमें अभी वहीं जाकर उन्हें बचाना होगा। लेकिन चिंजिया और चोहोंग चुप रहती हैं, बस चुपचाप खड़ी रहती हैं। लान और उसके पास खड़ा एक आदमी चुपचाप जीहू को देखते रहते हैं। लान धीरे और भारी आवाज में पूछता है, लेकिन कैसे करोगे? जीहू चुप हो जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। लान आगे समझाता है, हमने हरमग में जितना ताकतवर ग्रुप बना सकते थे बनाया, फिर भी हम हार गए। अब तो उनके किले की सुरक्षा और मजबूत कर दी गई होगी। अगर हम पूरे हरमग के लोगों को भी साथ ले लें तो शायद लड़ाई मुमकिन हो, लेकिन तब ये एक वॉर बन जाएगी, और हम ऐसा कर भी लें तो मासूम लोग फंसेंगे। ये हमारी दुनिया नहीं है, हम उनके साथ ये नाइंसाफ ही नहीं कर सकते। जीहू गुस्से में कहता है, तो तुम बस यहाँ बैठे रहोगे और देखते रहोगे? क्या सब अर्थलिंग्स ऐसे ही होते हैं? फायदा हो तो सब साथ, और मुश्किल आई तो तुरंत एक दूसरे का साथ छोड़ देते हो। यही रिश्ता है तुम लोगों का? लेकिन तभी जीहू के गाल पर किसी का तेज थप्पड़ पड़ता है, और वो असल में चोहोंग होती है। चोहोंग के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आता है। वो अचानक जीहू की छाती पर अपनी मुट्ठी मारते हुए हाथ रखती है और गुस्से में चिल्लाती है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं उन्हें बचाना नहीं चाहती? मैंने उनके साथ जिंदगी और मौत दोनों देखी है। अगर उनकी जान बचाने के लिए मुझे 10 बार अपनी जान देनी पड़े तो भी मैं दूंगी। ये कहते हुए चोहोंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन जीहू अब भी बेहद सीरियस खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं आती। जीहू गुस्से में चोहोंग को देखकर कहता है, बहाने? फिर और गुस्से में मुड़ते हुए दोबारा बोलता है, बहाने के अलावा कुछ नहीं। पीछे से चोहोंग उसे रोकने की कोशिश करती है और उसका नाम पुकारती है, सोल। तभी चिंजिया चोहोंग के कंधे पर हाथ रखकर उसे सहारा देती है और धीरे से कहती है, दैट इडियट, उसे थोड़ा वक्त चाहिए होगा। एग्नेस भी ये सब चुपचाप देख रही होती है। जीहू दरवाजा बंद करके वहीं पास में टिककर खड़ा होता है और अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, हर बार क्यों मैं किसी को बचा नहीं पाता? फिर अचानक रुककर सोचता है, हर बार क्या पहले भी ऐसा हुआ था? उधर दूसरी तरफ सिंजिया लान से कहती है, हमें कुछ जानकारी अलायंस तक भेजनी पड़ेगी। तुम कम से कम नक्शा तो बना सकते हो, है ना? लान सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल। उनका ठिकाना इतना बड़ा था, ये अफवाह झूठ नहीं थी कि डेल्फिनियन ड्यूकडम ने मैजिक इंजीनियरिंग में एम्पायर को भी पीछे छोड़ दिया। और ये सब बातें जीहू दरवाजे से कान लगाकर सुन रहा होता है। जीहू फिर सोचता है, द डेल्फिनियन ड्यूकडम। यहीं पर सीन कट होता है। अब सीन शिफ्ट होता है रमन टाउन की तरफ। विलेज लीडर अपने किसी काम में बिजी होता है, लेकिन तभी कोई आकर उसके दरवाजे पर नॉक करता है। विलेज लीडर रुकता है और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। उसके मन में ख्याल आता है, इतनी देर रात को कौन हो सकता है? वो दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही सामने जीहू खड़ा होता है। वो थोड़ा थका हुआ दिखता है, जैसे भागते भागते यहाँ पहुंचा हो। विलेज लीडर उसे देखकर थोड़ा हैरान होता है और कहता है, अरे तुम? फिर विलेज लीडर गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ, वहीं पर मैं काम किया करता था। क्या तुम सोचते हो कि डेल्फिनियन का रिसर्च लैब छोटा होगा क्योंकि वो बस एक ड्यूकडम था? कितनी बेवकूफी है ये सोचना। जीहू सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, चाहे उन्होंने पहरेदार बढ़ा दिए हों, फिर भी कोई रास्ता तो होगा अंदर जाने का, है ना? वो थोड़ी देर रुककर और भी गहराई से उसकी आंखों में देखता है और जोड़ता है, जैसे कोई सीक्रेट टनल। फिर विलेज लीडर कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जीहू जवाब देता है, नेस्ट, मुझे पूरा यकीन है आपने जब ये बाहर निकाला था तो मेन गेट से तो नहीं लाए थे। विलेज लीडर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मुझे होशियार लड़के बिल्कुल पसंद नहीं आते। फिर विलेज लीडर कहता है, ये रूथियम है, पहले ये एक बड़े पत्थर जितना बड़ा और बहुत भारी हुआ करता था। जीहू थोड़ा हैरान होकर पूछता है, तो फिर कैसे? विलेज लीडर कहता है, जैसा तुमने कहा था, सच में यहाँ एक सीक्रेट टनल है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये इतनी दूर तक फैला हुआ है ना? जीहू थोड़ा हैरान और थोड़ा घबराकर कहता है, वेट, और सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ चोहोंग चुपचाप आंखें बंद करके बैठी होती है, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आता है। ये देखते ही चोहोंग तुरंत अपनी आंखें खोल लेती है, और कोई और नहीं, जीहू आया होता है। चोहोंग थोड़ी गुस्से में जीहू से पूछती है, कहाँ चला गया था तू? जीहू कहता है, क्या तू पूरी रात मेरा इंतजार करती रही? चोहोंग गुस्से में दांत भींच लेती है। फिर वो गुस्से में बोलती है, हाँ किया था, पागल है तू? ऐसे ही छोड़कर चला जाएगा तो मैं कैसे ना रुकूं? ऐसा नहीं है कि मुझे उन्हें बचाना नहीं है। फिर चोहोंग रोते हुए कहती है, तुझे पता है मेरा उनसे कैसा रिश्ता है, और फिर भी तू मुझसे ये पूछ रहा है? जीहू उसे अपनी छाती से लगाकर शांत कराने लगता है। फिर जीहू धीमे से माफी मांगता है और कहता है, सॉरी। लेकिन चोहोंग हल्के गुस्से में उसके सीने पर मुक्के मारते हुए बोलती है, तू सबसे घटिया है, कमीना। तुझे तो ये तक नहीं पता कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। जीहू चोहोंग के कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकता है। फिर जीहू कहता है, सॉरी, लेकिन मैंने उन्हें बचाने का रास्ता ढूंढ लिया है। चोहोंग हैरान होकर कहती है, क्या? जीहू बोलता है, चलो। चोहोंग पूछती है, कहाँ? तभी जीहू अपना हाथ ऊपर उठाता है। उसके हाथ में एक स्क्रोल होता है। वो कहता है, सबको बचाने के लिए। फिर जीहू वो स्क्रोल लान को देता है और लान उसे ध्यान से देखने लगता है। सभी लोग लान को देख रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कि वो कब कुछ बोलेगा। लान स्क्रोल ध्यान से देखता है
और फिर पूरा फोकस लगाता है। फिर सबकी तरफ देखकर कहता है, मुझे लगता है ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन आगे वो जोड़ता है, खुश होने की जल्दी मत करो, मैंने इसमें कुछ बदलाव किए हैं और इसमें कामयाब होने का बस थोड़ा सा ही चांस है। तभी सिंजिया जीहू की तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन यही हमारी आखिरी उम्मीद है, ये तुम्हारे लिए एक और कारनामा होगा। जीहू कहता है, बस उम्मीद है कहीं बहुत देर ना हो गई हो। फिर सिंजिया बोलती है, अर्थ पर उनका कोई निशान नहीं मिला, मतलब वो अभी मरे नहीं हैं। जीहू थोड़ा हैरान होकर कहता है, अर्थ पर? तब सिंजिया उसे समझाती है, तुझे पता नहीं था, अगर यहाँ पैराडाइज में कोई मरता है तो वो अर्थ पर फिर से जिंदा हो जाता है। फिर लान बताता है, लेकिन इसकी सजा भी है, सारी यादें जो पैराडाइज की हैं वो हमेशा के लिए खो जाती हैं। फिर जीहू कहता है, अगर इसकी यही कीमत है। सिंजिया आगे समझाती है, क्या तुझे लगता है ये कीमत छोटी है? इतना आसान नहीं है। अगर तू उन यादों को खोने का डर और घबराहट सह नहीं पाया तो या तो पागलपन तुझे तोड़ देगा या फिर तू उसी पागलपन से मर जाएगा। ये सुनकर जीहू चिल्लाता है, तो हमें यहाँ वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। सिंजिया कहती है, चिंता मत कर रुकी, प्लान पहले ही शुरू हो चुका है। और यहीं पर सीन कट होता है। फिर हमें एडन माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है, जहां लॉर्ड और एक लड़का मौजूद होते हैं। लॉर्ड सामने बने एक घर को देखते हुए कहता है, यही है क्या? फिर नरेशन में बताया जाता है, सियोल जो जानकारी और प्लान लेकर लौटा था उसी के सहारे। तभी कोई आवाज आती है, मिल गया, मैंने ढूंढ लिया। आगे नरेशन में बताया जाता है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था। उसके बाद हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है और आगे नरेशन में बताया जाता है, रेस्क्यू टीम में वही लोग थे जिनका किसी न किसी तरह से हॉस्टेजेस से रिश्ता था। वहां चोहोंग और इयान थे जो अब काफी हद तक ठीक हो चुके थे, और सियोल भी था जो लेवल 2 होने के बावजूद इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत करने वाला था। एग्नेस जीहू से कहती है, तो कल है? आगे वो कहती है, मुझे पता है अगर मैं तुझे रोकने की कोशिश भी करूं तो भी तू मेरी बात नहीं मानेगा। फिर धीरे से जोड़ती है, स्नाइपर से बचकर रहना। फिर बताती है, सिर्फ एक गोली, उसकी आवाज सुनते ही मेरे सीने में एक बड़ा छेद हो गया था। वो इतनी ताकतवर थी कि एक ह्यूज स्पेल को भी तोड़ गई। मैंने मौत को महसूस किया। बहुत लंबे वक्त बाद अपने मन में वो सोचती है, मौत। फिर जीहू की तरफ देखकर कहती है, मुझसे वादा कर कि तू वापस लौटेगा और मुझे दिखाएगा कि माना जावलिन में तू कितना आगे बढ़ चुका है। जीहू कहता है, हाँ जरूर। दरवाजा खुला होता है और मरिया बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही होती है। तभी जीहू उसका नाम लेता है, मरिया। ये सुनते ही मरिया उसकी तरफ दौड़कर आती है और कहती है, क्या तू जा नहीं सकता? इस बार सच में तू मर सकता है, कोई भी तुझसे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये वैसे भी तेरी क्षमता से बहुत ऊपर की बात है। जीहू जवाब देता है, मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ इसलिए जाऊंगा, अब भागना और अपनी किस्मत को मान लेना, ये सब खत्म। जीहू आगे कहता है, मैं अब ऐसे जीना नहीं चाहता कि। लेकिन तभी उसे ध्यान जाता है कि मरिया के हाथ में एक कागज है। वो देखता है कि मरिया उसका हाथ पकड़कर उसके अंगूठे का फिंगरप्रिंट उस कागज पर लगाने की कोशिश कर रही है। जीहू वो कागज छीन लेता है और देखता हुआ कहता है, ये क्या है और मेरे अंगूठे पर स्याही कब लगा दी तूने? फिर जीहू कागज पढ़ते हुए कहता है, एक्विल, और उस विल पर लिखा होता है, एरिया 1 के मार्च ग्रुप का जीहू सियोल अपनी मौत की स्थिति में टेम्पल और कार्पे डियम हेडक्वार्टर्स में रखी सारी संपत्ति और सामान लुशूरिया की प्रीस्ट मरिया येरियल को सौंप देगा। ये देखकर जीहू थोड़ा शॉक हो जाता है। मरिया वो विल वापस लेकर जीहू को कहती है, अगर पसंद नहीं है तो मत मरना। फिर जीहू हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, ये भी एक और वजह है कि मुझे जिंदा रहना चाहिए। और यहीं पर सीन कट हो जाता है। फिर नरेशन में बताया जाता है, और आखिरकार ऑपरेशन की रात शुरू हो गई। जीहू एक जगह बैठा होता है, तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। वो होता है कज़की अयासे नाम का लड़का। वो जीहू के पास आकर कहता है, बस मुझे कज़की बुला लेना, ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है, ये सिर्फ एक हल्की सी उम्मीद की किरण है। लेकिन जीहू कहता है, हम दोनों एक ही हालत में हैं। तूने कहा था ना, अंदर तेरी छोटी बहन है, मेरी भी एक बहन है, हालांकि हमारा रिश्ता इतना अच्छा नहीं है। काज़की हंसते हुए कहता है, छोटी बहन जो सच में तेरी बात मान ले वो तो बस कॉमिक्स में ही मिलती है। फिर काज़की वहां से जाने लगता है। चलते चलते जीहू से कहता है, ये कर्ज मैं चुका दूंगा, चाहे हम सफल हों या नहीं, बस तू जिंदा रहना। जीहू उसकी तरफ देखते हुए मन में सोचता है, ऊपर से भले ही ठंडा लगता है लेकिन असल में अच्छा इंसान है। और फिर रेस्क्यू टीम एक जगह इकट्ठा होती है। लान कहता है, सब तैयार हो, अगर किसी को कुछ कहना है तो अभी कह लो। चोहोंग तुरंत बोल पड़ती है, फालतू टाइम खराब करने के बजाय सीधा चलते हैं। ये सुनकर लान आंखें बंद करता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। फिर वो एक मैजिक सर्कल बनाना शुरू करता है। धीरे धीरे उस मैजिक सर्कल का आकार बड़ा होने लगता है। सिंजिया और एक आदमी चुपचाप लान को देखते रहते हैं। तभी लान जोर से चिल्लाता है, टेलीपोर्टेशन सर्कल एक्टिवेट। अचानक एक ह्यूज मैजिक सर्कल जमीन पर बनता है और सभी लोग इकट्ठा होकर उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। फिर वह मैजिक सर्कल टेलीपोर्ट हो जाता, फिर किसी और जगह पर सर्कल चमकने लगता है। पहले हल्की रोशनी निकलती है, फिर धीरे धीरे वो और तेज चमकने लगती है। वो तेज रोशनी दरअसल लान का मैजिक सर्कल होता है। लान, जीहू, चोहोंग, कज़की और उनके साथ एक लड़का और एक लड़की सब उसी सर्कल से टेलीपोर्ट होकर वहां पहुंच जाते हैं। लान सभी को देखकर कहता है, याद रखना ये सर्कल सिर्फ 30 मिनट तक चलेगा और इसे दोबारा एक्टिवेट करने का कूलडाउन 72 घंटे है। अगर हालात बहुत खराब हो गए तो मैं बिना हिचक अकेला भी वापस लौट जाऊंगा। पास ही कुछ किताबें और स्क्रोल्स पड़े होते हैं। इसी बीच काज़की एक दरवाजा खोलता है।
बाकी सब लोग लान को पीछे छोड़कर उस दरवाजे से अंदर जाने लगते हैं। लान जीहू की तरफ देखकर कहता है, सावधान रहना। जीहू हल्का सा सिर हिलाकर इशारा करता है, ठीक है। इसके बाद सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक और दरवाजा दिखाई देता है। आगे चल रहा कज़की उस दरवाजे को खोलता है और सामने का नजारा देखकर थोड़ा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने कई सारे घर दिखाई देते हैं, मानो वहां पूरा का पूरा एक टाउन बसा हुआ हो। एक लड़का घबराकर कहता है, ये तो असल में एक पूरी सिटी लगती है, हम टाइम में उन्हें कैसे ढूंढेंगे? जीहू उसे जवाब देता है, हमें सबसे पहले उन एरियाज को खोजना होगा जहां उन्हें मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है। फिर रामन टाउन के विलेज लीडर का दिया हुआ मैप याद करता है और कहता है, आखिरकार हमारे पास तो मैप है। कज़की आगे बढ़ते हुए कहता है, लगता है सब लोग बिल्डिंग्स के अंदर हैं, चलो जल्दी करें। इसके बाद सभी लोग एक रोप ब्रिज से होकर आगे बढ़ने लगते हैं। फिर सभी लोग उस रोप ब्रिज को पार कर लेते हैं और दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। कज़की मैप को देखकर फिर सभी की तरफ देखता है। फिर सब लोग सामने बने एक दरवाजे की ओर देखने लगते हैं। कज़की दरवाजे के पास खड़ा होता है, अपने कान लगाकर सुनने लगता है कि अंदर कोई है या नहीं। फिर काज़की सबको वार्निंग देते हुए कहता है, यहाँ बहुत ज्यादा है। जीहू अपना रूथियम निकालता है जो शायद रमन टाउन के विलेज लीडर ने उसे दिया था। फिर जीहू विलेज लीडर की बातें याद करता है जो उसने कहा था, याद है मैंने कहा था कि मैं इस रूथियम का इस्तेमाल नेस्ट को कंट्रोल करने के लिए करता हूँ। सारे पैरासाइट्स मानसिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए वे अकेले भी हो सकते हैं और एक साथ मॉब की तरह भी काम कर सकते हैं। जीहू रूथियम को हाथ में पकड़ते हुए मन में सोचता है, हम ऊपर वाले बीइंग के ऑर्डर्स में हस्तक्षेप कर सकते हैं जो नीचे वाले बीइंग को दिए जाते हैं। फिर आगे अपने मन में कहता है, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तुम्हारे साथी हैं। सब रुक जाओ और अपनी पोजीशंस में इंतजार करो। फिर जीहू अपनी आंखें खोलता है। काज़की की तरफ देखकर वह उसे इशारा करता है। काज़की फिर से दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर सुनता है। फिर काज़की कहता है, विश्वास नहीं हो रहा, सब रुक गए हैं। ये सुनकर एक लड़का जीहू की तरफ देखकर सोचता है, हम कितना अजीब है। चुहोंग थोड़ा हैरान होकर सोचती है, वाह। फिर काज़की सबको कहता है, चलो अंदर बहुत सारे ऑर्क्स दिखाई देते हैं जो एक जगह रुककर खड़े हैं। काज़की कहता है, यकीन नहीं हो रहा खुद देखकर भी। एक लड़का पूछता है, क्या इन्हें कोई ऊंचे स्तर का म्यूटेंट और कंट्रोल कर रहा है या रूथियम? काज़की जवाब देता है, दोनों। कोई कहता है, मुझे ये पसंद नहीं, ये अचानक हिलने डुलने तो नहीं लगेंगे, है ना? जीहू कहता है, ध्यान रखना कि तुम उन्हें छुओ मत। काज़की कहता है, यहाँ पहुंचने में हमने बहुत समय लगा दिया। फिर काज़की आगे कहता है, चुहोंग, लहिन और मैं लेफ्ट साइड संभालेंगे, जबकि सियोल और एसर राइट साइड लेंगे। भले ही तुम उन्हें ढूंढो या नहीं, 5 मिनट में यहाँ वापस आ जाना। एसर और जीहू आगे बढ़ रहे होते हैं। एसर आसपास देखकर कहता है, यहाँ कुछ भी क्यों नहीं है? जीहू जवाब देता है, वे उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उन्हें म्यूटेंट ऑक्स बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। आसर कहता है, ये तो थोड़ा। जीहू अपने मन में सोचता है, लेकिन अगर वह जीवित हैं, फिर दोनों देखते हैं कि कुछ ऑक्स एक जगह इकट्ठा होकर खड़े हैं। ये देखकर आसर कहता है, क्या हम गलत रास्ते पर हैं? चलो वापस चलते हैं। ऊपर किसी को ऑक्स ने लटकाया हुआ होता है और सारे ऑक्स ऊपर की तरफ ही देख रहे होते हैं। जीहू और आसर को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जीहू आगे बढ़ते हुए आसर से कहता है, रुको। फिर जीहू अपने मन में सोचता है, ये लोग किस तरफ देख रहे हैं? और फिर जीहू ऊपर देखता है। वे देखते हैं कि ह्यूगो को लोहे के हुक से पूरी तरह से लटका दिया गया है। जीहू चिंता में ह्यूगो का नाम लेता है, ह्यूगो। यहीं पर सीन कट हो जाता है। एक ऑक सोचता है, मुझे एक पल के लिए कुछ महसूस हुआ। तभी उसके पीछे कोई होता है और कहता है, बस मुझे ही मार दो। ये सुनकर ऑक उसकी तरफ बढ़ता है और उसके बाल पकड़कर कहता है, क्वीन दयालु है। फिर मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन मैं दयालु नहीं हूँ। फिर वहां से जाने लगता है और चलते चलते कहता है, आगे का इंतजार करो। उसके जाने के बाद हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस है, और यहाँ पर जो प्रिंसेस के साथ हो रहा है उसे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने शुरू से लेकर अब तक वीडियो देखा है, आपको पता ही होगा कि यहाँ पे प्रिंसेस के साथ क्या हो रहा है।